यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने लाइटनिंग पूरा पढ़ लिया। इस पूरे चैप्टर में दो नेचुरल फिनोमिना के बारे में अपन को पढ़ना है। पहला तो है लाइटनिंग, सेकंड है अर्थक्वेक। और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, तो अर्थक्वेक और लाइटनिंग के साथ बहुत सारे और भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं। जरा अपन ने पढ़ा था, नाम बता दो जरा। हाँ, साइक्लोन, जिसको अमेरिकन साइड में हरिकेन कहते हैं, जापानीज और उधर साइड में टाइफून कहते हैं, वो पढ़ा सुना है। फिर फ्लड है, ड्रॉट है, लैंडस्लाइड्स है, और एक और चीज के बारे में अभी अपने आने वाला है, सुनामी। ठीक है, तो ये बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन ये कुछ प्रिडिक्टेबल है। ये सारे के सारे थोड़ा अपने को जो आजकल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं उससे मालूम चल जाता है कि ये साइक्लोन आने वाला है, तूफान आने वाला है। ठीक है, बाढ़ आ सकती है, बारिश का आपको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की खबर आ जाएगी कि आने वाले 24 आवर्स में या 48 आवर्स में बहुत हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसके बारे में अभी भी साइंटिस्ट लोग पता नहीं लगा सकते हैं, और उसका नाम है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? अर्थक्वेक का मतलब होता है धरती हिलती है। जरा पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर अपन बुक को रेफर करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं कह रहा था कि अर्थक्वेक में धरती हिलती है। तो धरती जो हिलती है, एक बात और बताऊंगा कि धरती जो है ना वो लगातार हिलती रहती है। हाँ, अब क्या लगातार हिलती रहती है, क्या मतलब? भूकंप तो कभी कभी आता है। तो माइनर लेवल का भूकंप जिसको बोलते हैं रिक्टर स्केल पे 0 to 3 लेवल, 0 to 3 लेवल का भूकंप तो पूरे साल भर में पूरी दुनिया में अबाउट 9 lakhs टाइप ऑफ ये ट्रिमोर्स या अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन वी आर नॉट एबल टू नोटिस देम एंड दे आर नॉट हार्मफुल। ठीक है, उससे बड़े जिसका रिक्टर स्केल 5, 6 और 6 से ऊपर अगर रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक है तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, तो रिक्टर स्केल, अपन ने एक शब्द बोला, रिक्टर स्केल का मतलब होता है कि वो एक स्केल है, पैमाना है, जिसके आधार पे अपन वो पता लगाते हैं कि उसका लेवल क्या है। तो एक तो ये बात याद कर ली। दूसरा, भूकंप जो है, अर्थक्वेक है, उसकी जो साइंस है ना उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। ठीक है, सिस्मोलॉजी। और जो साइंटिस्ट उसके बारे में जो पढ़ाई करता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजिस्ट। ये भी आपको ध्यान में आ गया। जो इक्विपमेंट है, मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, जो ये मेजर करता है कि इसका भूकंप का लेवल कितना है, उसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। और जो डायग्राम बनाता है, हाँ, उसको क्या बोलते हो? सिस्मोग्राम। याद रखो, ऐसे इंटरेस्टिंग है, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हमको नॉलेज होना चाहिए। जहां पर ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, अर्थक्वेक प्रोन एरिया जो है, उसको क्या कहेंगे? सिस्मिक जोन्स। सिस्मिक जोन्स। और जो अंदर से जो वेव डेवलप होती है उसको क्या बोलते हैं? सिस्मिक वेव्स। तो बहुत सारा याद हो गया, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजिस्ट, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राम, सिस्मिक जोन्स, हाँ, सिस्मिक वेव्स। अच्छा, यहां तक तो अपन ने पढ़ लिया। अब ये भी पता लगा लेते हैं कि जो ये भूकंप है ना, ये आता क्यों है। तो बहुत सारा रीजन अभी बताते हैं, लेकिन जो मेजर रीजन है वो ये कि जो हमारी धरती है ना, उसके 4 पार्ट में बनी हुई है। पूरी जो धरती है ना उसको क्या कहेंगे अपन? एक तो पानी वाला एरिया, एक जमीन वाला एरिया है,
तो जमीन वाले एरिया को हम कहते हैं लिथोस्फीयर, पानी वाले को कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, लेकिन जो पूरा लैंड एरिया है, जो ऊपर की क्रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रस्ट, ऊपर का, अंदर ऊपर से जहां पर अपन खड़े वहां से लेके 60 किलोमीटर नीचे, कितना जरा नोट करोगे? 60 किलोमीटर नीचे तक जो एरिया है वो कहलाता है क्रस्ट। ये जो क्रस्ट है ना, ये पूरी दुनिया है ना इतनी बड़ी, उसमें ये अलग अलग प्लेट से, ये अलग अलग प्लेट का बना हुआ है। अभी अपन सारा पढ़ने वाले, आप चिंता मत करो, मैं केवल आपको ओवरव्यू बता रहा हूं, फिर आपको बहुत सिस्टमेटिक बुक के माध्यम से पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं आपको उसको एक बार मोटा मोटा आपके सामने उसकी पिक्चर बना रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा था कि प्लेट्स होती है, पूरी धरती की 20 प्लेट्स है। वो 20 प्लेट्स जो होती है वो आपस में हिलती रहती है, मूव करती रहती है, वो अलग अलग टुकड़ों में बनी हुई है। अच्छा, तो जरा अपन पढ़ते पढ़ते जब ये बात चली है तो इतना भी देखेंगे कि उन प्लेट्स का नाम क्या है। उन प्लेट्स का नाम क्या है? हाँ, जरा आ जा ऐसे इंटरेस्ट के लिए। सबसे पहले मान लिया प्लेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक तो है यूरेशियन प्लेट, यूरेशिया। यूरेशिया क्या है? यूरोप और एशिया को मिलाकर एक शब्द है, उसको बोलते हैं यूरेशिया। यूरोप कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट का जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? यूरेशिया। और वो भी एक प्लेट है, उसको है यूरेशियन प्लेट। एक अरेबियन प्लेट, जो अरेबियन कंट्रीज है उसका भी एक डिफरेंट प्लेट है। फिर इंडियन प्लेट, जो अपना इंडिया वाला, श्रीलंका वगैरह ये जो एरिया है, इंडियन प्लेट, जिसमें म्यांमार भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया। फिर फिलीपींस प्लेट, थोड़ा नीचे उतरेंगे तो इंडोनेशिया और फिलीपींस वाला एरिया है, वो अलग डिफरेंट प्लेट है। फिर एक पैसिफिक प्लेट, तो थोड़ा नीचे पूरा पैसिफिक ओशियन का जो एरिया है वो पैसिफिक प्लेट। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिलाकर ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और उसके नीचे अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वो भी एक डिफरेंट प्लेट है। फिर अफ्रीका पूरा एक डिफरेंट प्लेट है। साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों भी डिफरेंट प्लेट्स है। और एक नाज़का और स्कोटिया, ये 2-3 नाम है। तो ये धरती की जो है ना ऐसे अलग अलग प्लेट में बनी हुई है। ये प्लेट मूव करती है, रगड़ भी खाती है, और कभी कभी एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करती है, चढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है? उससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी को वेव में कन्वर्ट होके वहां पे भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है। और जिस जगह पर वो डिस्टरबेंस डेवलप हुआ उसको क्या बोलते हैं जमीन के अंदर? फोकस। क्या बोलोगे? जरा नोट करो, क्या बोलोगे? फोकस। और फोकस यानी जमीन के अंदर जो पॉइंट है जहां पर डिस्टरबेंस हुआ, उससे सीधा ऊपर, अभी सारा किताब में आने वाला है, उसका सीधा ऊपर जो पॉइंट है उसको क्या कहेंगे? एपिसेंटर। तो भूकंप जो है उसका केंद्र होता है एपिसेंटर, और एपिसेंटर के चारों ओर जो एरिया कवर करता है उसमें जो जितना एरिया में वो उसका इफेक्ट रहता है वो अर्थक्वेक उधर आता है। ठीक है, और अब अपन शुरू करने वाले हैं बुक से पढ़ाई। और एक और बात बता देते हैं, जब अर्थक्वेक आता है तो धरती कैसे हिलती है ना? ऐसे शेकिंग करती है, या उसमें रिपल्स आते हैं, हल्की हल्की लहर आती है? तो दोनों आते हैं। हल्की हल्की रिपल इफेक्ट भी आता है। रिपल यानी जो समंदर में, तालाब में आप देखते हो लहर पानी की, ऐसी ऐसी, वैसे रिपल इफेक्ट। वैसे धरती पे भी रिपल इफेक्ट आता है, और शेकिंग भी होता है, वाइब्रेशन जैसा। चलो आ जाओ। सबसे पहले यस यस, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है, सभी जो ये है साइक्लोन वगैरह,
we are getting, we can predict, we can take time to protect because there are information we get. But as far as the earthquake is concerned, one natural phenomena which we are not yet able to predict, it is earthquake. It can cause damages to human life and property on a huge scale. अपने इंडिया में ये 2005 में बहुत बड़ा भूकंप आया उड़ी और तंगधार डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ कश्मीर, और वहाँ पर उसका रिक्टर स्केल पे वैल्यू था 7.6। और उसके बाद 2001 में, उसके पहले 2001 में भुज में गुजरात में भूकंप आया जिसकी रिक्टर स्केल पे वैल्यू थी 7.7। तो अब हम पढ़ने वाले हैं और ये अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक जब आता है तो ऐसा डैमेज का एक फोटो यहाँ पर बना हुआ है। पूरे बिल्डिंग्स, ये कश्मीर का फोटो है, उसमें पूरी बिल्डिंग्स एक प्रकार से सारी की सारी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है, रास्ता जाम हो जाता है, अपन जा भी नहीं पाते हैं। और ये जब आता है तो बहुत लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि मेडिकल हेल्प भी नहीं पहुंच सकती है, गाड़ियां नहीं पहुंच सकती है, डेब्रीज हटाने वाले जेसीबी वगैरह वो नहीं पहुंच सकती है, और कोई ओल्ड एज का व्यक्ति है तो वो कैसे आएगा, उसको उठा के कैसे लाएंगे, इतना सारा बीच में मलबा डेब्रीज रहती है। तो ये सब रीजन है। नाउ व्हाट इज एन अर्थक्वेक? An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth lasting for a very few second or very short time. बहुत कम देर के लिए धरती हिलती है, फिर वापस थोड़ी देर बाद फिर कुछ देर में इस प्रकार का वाइब्रेशन होता रहता है। It is caused by the disturbance deep inside the earth crust. मैंने आपको पढ़ाया था अर्थ क्रस्ट। अभी इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले जरा लैंग्वेज पढ़ेंगे। अर्थक्वेक अकर्स ऑल द टाइम, हमेशा ये चलता रहता है। मैंने अभी पहले सबसे पहले आपको बताया था 0 to 3 लेवल का अर्थक्वेक हमेशा आता ही रहता है ऑल ओवर द अर्थ एंड दे आर नॉट इवन नोटिस्ड, हमको मालूम नहीं चलता है। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट, वो थोड़े कम होते हैं। They can cause immense damage to the buildings, bridges, dams and people, and there can be a great loss of life and property. The earthquake can cause floods, landslides and tsunami. अब एक शब्द आया है अर्थक्वेक जो है, उससे डैम जो है वो भी टूट जाएंगे, तो पूरा बाढ़ आ जाएगी, पानी अगर डैम के उधर एरिया में अर्थक्वेक आ गया और वहाँ डैम में क्रैक आ गया तो पानी के प्रेशर से डैम टूट जाएगा। तो आपको पता है बड़े बड़े डैम से अगर पानी निकल के आया तो बहुत सारे गांव, बहुत सारे शहर उस बाढ़ में ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर आ सकता है और उसका नाम है सुनामी। आपके सुनामी के बारे में कभी पढ़ा है? अच्छा, सबसे पहले मैं सुनामी के बारे में जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुनामी की जो स्पेलिंग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? TSUNAMI। तो ये टी से शुरू हो रहा है, बोलते क्या है? सुनामी, लेकिन शुरू हो रहा है टी से। तो टी से क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि ये जापानीज वर्ड है, ये सु और नामी ऐसे बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सुनामी। तो सु में जापानीज लोगों का लिखने का टेक्निक है, वो सु को टी से शुरू कर रहे हैं, तो सु टू है ना, तो सुनामी। और ये सुनामी, यहाँ सु बना है हार्बर से और नामी बना है वेव से, तो सुनामी यानी कि समंदर के किनारे पर जो बड़ी बड़ी वेव आती है, वहाँ जापान में उसका नाम है सुनामी, तो उसको भी इंग्लिश ने अडॉप्ट कर लिया। अब ये सुनामी क्या होती है और क्यों आती है? ये तो बात स्पष्ट हो गई कि वो अर्थक्वेक से आती है। अब जब कभी समंदर के अंदर, महासागर के अंदर, ओशियन के अंदर भूकंप आता है तो बहुत सारी एनर्जी डेवलप होती है और वो पानी को लिफ्ट करके और ऊपर की तरफ ऐसी लहर ऊंची आती है, और वो लहर अबाउट 100 फीट, कितनी ऊंची? 100 फीट, 30 मीटर के आसपास, 100 फीट ऊंची लहर, अपने मान लो 4-5 मंजिल जितना मकान जितनी, और वो लहर जो है वो पूरी स्पीडली किनारे की ओर बढ़ती है
तो बहुत डैमेज करती है। तो यहाँ पर 2004 में ये सुनामी आई थी जिसका सेंटर था इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के साथ साथ नीचे ये आपको ये वर्क भी दिया हुआ है, गूगल पे आप भी सर्च कर सकते हो। तो इंडोनेशिया उसका सेंटर था, फिलीपींस, इंडोनेशिया, म्यांमार, इंडिया का तमिलनाडु वाला एरिया, श्रीलंका, अंडमान एंड निकोबार, थाईलैंड, यहाँ पर लगभग मोर देन 2 लाख पीपल का डेथ हो गया, पीपल्स की डेथ हो गई। तो सुनामी आई थी और उसका वन ऑफ द रीजन ऑफ द सुनामी इज अर्थक्वेक। व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्यों आता है, जो अपन डिस्कस तो कर चुके लेकिन अभी अपन बुक की तरफ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अर्थक्वेक क्यों आता है? पहले जमाने में तो कहते थे कि शेषनाग के फन पे धरती टिकी हुई है, फिर शेषनाग है ना वो धरती को एक फन से दूसरे फन पे ले जाता है तो धरती हिल जाती है। किसी ने बोला कि धरती है ना बेल के 2 सींग पे टिकी हुई है, एक सींग से वो कभी कभी दूसरे सींग पे ले जाता है तो धरती में भूकंप आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके दूसरे रीजन है और वैज्ञानिकों ने उसके बारे में पता किया है। सो नाउ वी आर कमिंग टू व्हाट इज द रीजन। The tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called the crust। ये ऊपर की जो लेयर है धरती की जिसको हम कहते हैं क्रस्ट, कौन सी? इसको, ये क्रस्ट, ये ऊपर वाला हिस्सा धरती के रेडियस से उसको 4 भागों में बांटा हुआ है। सबसे अंदर है इनर कोर जिसका टेम्परेचर है 5700 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज़्यादा गर्म है, उसको क्या बोलते हैं? इनर कोर। उसके ऊपर वापस 4300 डिग्री सेंटीग्रेड जितना आउटर कोर है। फिर उसके बाद है मेंटल। मेंटल में भी मगमा, जो ज्वालामुखी में जब निकलता है, ज्वालामुखी वोल्केनो जब भी बस्ट होता है तो उससे जो लावा निकलता है मगमा, वो भी इसके ऊपर। तो क्रस्ट जो है कितना मोटा होता है? क्रस्ट कितना होता है? 0 to 60 किलोमीटर वाला ब्रश, उस एरिया को क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर वाले हिस्से को क्रस्ट, ठीक है। तो एक बार बीच में बता दो, पूरी धरती का रेडियस कितना है? तो अराउंड 6000 लिखो, सभी बच्चे लिख लो, धरती का रेडियस कितना है नॉलेज के लिए आपके लिए? 6300 किलोमीटर रेडियस है, डायमीटर 12000 किलोमीटर हो जाएगा। तो 6000 किलोमीटर रेडियस सेंटर, ऊपर का 60 किलोमीटर का जो एरिया है वो कहलाता है क्रस्ट। अब ये क्रस्ट जो है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस, इट इज फ्रेगमेंटेड। मैंने आपको कहा था ना 20 प्लेट्स में बना, पूरी धरती को प्लेट्स में हुआ है। एंड ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड ए प्लेट। These plates are in continual motion, चलती रहती है। When they brush past one another or a plate goes under another due to the collision, they cause disturbance in the earth crust, and it is the disturbance that shows up as an earthquake on the surface of the earth। तो अभी सबसे पहले अपन ने क्या देखा था कि पूरी धरती में 20 प्लेट से बना हुआ है, और वो प्लेट्स को क्या कहते हैं? जरा वो भी लिखो। What these plates are called? टेक्टोनिक, सॉरी CECT, टेक्टोनिक प्लेट्स। ये आपके बुक का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी टर्मिनोलॉजी अपने को बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में कभी आप जाओगे तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आती है, ठीक है। तो वो टेक्टोनिक प्लेट है, और पूरी दुनिया को अलग अलग प्लेट में जरा जल्दी जल्दी बोल दो। अभी अभी अपन ने पढ़ा यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है ना। तो ये सब प्लेट्स हैं, और आपस में ये क्या करती रहती है? ये रबिंग भी करती है और कभी कभी टकरा जाती है। जब ये टकरा जाती है तो अंदर जिस जगह पे ये प्लेट्स का जो वो मूवमेंट एरिया है, इसको क्या बोलते हैं? फॉल्ट जोन्स। अभी वो भी आने वाला है। चलो पहले अपन बुक से चलते हैं। तो
हम अर्थक्वेक का कारण हमको मालूम नहीं चलता है। Tremors on the earth can also be caused when the volcano erupts or a meteors hit or the underground nuclear explosion। ये भी एक रीजन बताया गया है कि कभी कभी भूकंप आने का एक कारण तो होता है, कहीं वोल्केनो यानी ज्वालामुखी अगर फटा तो उसका इफेक्ट आ सकता है, या कोई उल्का पिंड ऊपर अंतरिक्ष से मीटियोर आके टकरा जाए, मीटियोराइट्स, तो धरती हिल सकती है। हाँ, ऊपर से कभी कोई अभी भी अपन ने कल परसों न्यूज़ में मेरे आया था कि एस्टेरॉइड कोई है बेनू नाम का, बेनू, वो एस्टेरॉइड अभी धरती के पास में आ चुका है, तो वो अंदर एंटर कर सकता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में वैसे तो क्या होता है कि जितने भी ये बाहर के मीटियोर्स आते हैं ना, तो वो जल जाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, जिसको आप क्या कहते हो, टूटता हुआ तारा कहते हो ना, शूटिंग स्टार कहते हो। आप कभी देखते हो आसमान में कि ऐसे तारा आ रहा है और एकदम बीच में गायब हो जाता है, शूटिंग स्टार, तो वो मीटियोर्स है। तो ऐसा मीटियोर जो जले नहीं और धरती से टकरा जाए, धरती पूरी हिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। और यह आजकल कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं, परमाणु बम का विस्फोट जमीन के अंदर उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो परमाणु बम अगर कोई फोड़े तो बहुत एनर्जी निकालता है, तो उससे भी भूकंप आ सकता है। So most earthquakes are caused by the movement of Earth's plates. Since earthquakes are caused by the movement of plates, the boundaries of the plates are the weak zones where the earthquake are more likely to occur, and these weak zones are also known as seismic zones or fault zones. मैंने कहा था ना seismic, जहां पर भूकंप ज्यादा आने की संभावना है, भूकंप प्रोन एरिया है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, उसको क्या बोलते हैं अपन, सिस्मिक जोन्स या फॉल्ट जोन्स। कहाँ होता है ये, जहां जहां दोनों प्लेट्स जो है वहां जिनका जॉइंट्स है, ठीक है, तो वो एरिया। अब इंडिया की बात करें, इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रेन ऑफ कच्छ, राजस्थान, इंडो गैंगेटिक प्लेन। जरा मैं वापस से याद करो, अपने इंडिया की भी जहां जहां अर्थक्वेक आने की संभावना, पहला जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया, दूसरा वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयास, तीसरा नॉर्थ ईस्ट, चौथा राजस्थान का एरिया, पांचवा रेन ऑफ कच्छ, रण, कच्छ का रण। कहाँ ये, गुजरात का अंदर है, ऊपर वाला कच्छ, जहां पर भुज में भूकंप भी आया था, भुज, उसको क्या बोलते हैं, कच्छ का रण या रेन ऑफ कच्छ। तो ये सभी एरिया जरा नोट कर लो इनको व्यवस्थित। यस, कम हियर। कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, लद्दाख, रेन ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, नॉर्थ बिहार, सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में भी महाराष्ट्र वाले एरिया में लातूर में अर्थक्वेक आया था मेजर, इंडो गैंगेटिक प्लेन एंड वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयास। तो अपने भारत में भी बहुत सारी जगह ऐसा है जहां भूकंप आने की पॉसिबिलिटी रहती है। The power of the earthquake is expressed in terms of magnitude on a scale called Richter scale। जब किसी भूकंप की पावर को, मैग्नीट्यूड को पता लगाना हो तो जो पैमाना है, जो स्केल है, वो उसको नापते हैं रिक्टर स्केल पे। और रिक्टर स्केल की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, जरा बताओ। रिक्टर स्केल होता है 0 to 10। अभी तक 10 से बड़ा भूकंप नहीं आया है, पहली बात नोट करो। और सबसे खतरनाक भूकंप कहाँ आया था, हाँ वो भी अभी आने वाला है, वो आया था 9.5 रिक्टर स्केल। एक जगह का नाम है बियो, कंट्री का नाम है चिली। कहाँ है चिली,
साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री है चिली। वहां पर अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप आया था 9.5 रिक्टर स्केल वाला। सो अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन रिक्टर स्केल। अर्थक्वेक डिस्ट्रक्टिव कब होता है? जब उसकी वैल्यू लगभग 7 और 7 के आसपास हो तो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5। तो कश्मीर में था 7.6 और भुज में कितना था? 7.7। अब जरा मैंने एक और पढ़ाया था आपको, इपी सेंटर के बारे में पढ़ाया था। देखो ये तो है फोकस, दिखा है ना ये फोकस, और उसके ठीक ऊपर आप देखो ये क्या है? इपीसेंटर, एपिसेंटर। और जो वेव बन रही है उसको क्या बोला है? सिस्मिक वेव्स। आपकी बुक में जरा देख लो, अपन ने पढ़ लिया था, फिर भी एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। द ट्रिमोर्स प्रोड्यूस वेव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज आर कॉल्ड सिस्मिक वेव। मैंने पढ़ाया था ना सिस्मिक वेव। और वो जोन जो था वो सिस्मिक जोन, साइंस डी सिस्मोलॉजी, ठीक है, पढ़ने वाला सिस्मोलॉजिस्ट। द वेव आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ, और जो डायग्राम बनता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राम। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली a vibrating rod, a pendulum which start vibrating when tremors occur. A pen is attached to this. ये दिस रिकॉर्ड करता है। बाय स्टडिंग दीज वेव्स साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट मैप ऑफ द अर्थक्वेक। इस तरह का पिक्चर उसमें बनता है। लाइक मैंने अब एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि ये जो रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल इज नॉट लीनियर, यानी कि जैसा अपना स्केल होता है ना 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर की इतनी डिस्टेंस, 2 से 3 की इतनी डिस्टेंस, 3 से 4 की इतनी, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर। लेकिन रिक्टर स्केल में अगर आप बोलेंगे मेरा रिक्टर स्केल 5 है, हाँ भूकंप आया, और यहां कहेंगे 6 है, तो आप तो कहेंगे एक का ही तो डिफरेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर लीनियर नहीं है। वहां पर देखो, अभी आप इसको जरा पढ़ लो। This means that the earthquake of magnitude 6 does not have 1.5 time of destructive energy of the earthquake of magnitude 4. जब 6 का मैग्नीट्यूड है तो 4 से 1.5 गुना होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट an increase of 2 in magnitude means 1000 times more destructive energy. उसमें वेरिएशन इतना ज्यादा है, 4 से 6 में गए तो 1000 गुना डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। तो इसका मतलब याद रखो, क्या रखोगे? रिक्टर स्केल लीनियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 6 has 1000 times more than डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ मैग्नीट्यूड 4। अब अपन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक पढ़ने वाले हैं। उसके पहले मैं थोड़ा आपको रिक्टर स्केल के बारे में कुछ एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। सबसे पहले ये बता रहा हूं कि रिक्टर स्केल नोट करो, 0 to 3 अगर है तो ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, हमको पता भी नहीं चलता। तो क्या लिखा है? नॉट नोटिस्ड। 4 to 5 है तो मॉडरेट एंड डिस्टर्ब ओनली लूज ऑब्जेक्ट। लूज ऑब्जेक्ट यानी कि मान लिया कोई ऐसा कोई लूज ऑब्जेक्ट है, जैसे टेबल पे ग्लास पड़ी है, डगमग डगमग ऐसे हिलेगी। और 5 to 6 है तो स्ट्रॉन्ग और फर्नीचर वगैरह गिर सकता है। और 6 to 8 है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और उससे ऊपर तो डिजास्टर्स है, 8 से ऊपर तो भगवान करे नहीं आए, हाँ डिजास्टर्स, बिल्डिंग वगैरह सब गिर जाएगी, पूरी सिटी गिर जाएगी। और हाईएस्ट का था 9.58 BOBO चिली। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। आ जाओ जरा प्रोटेक्शन पे। प्रोटेक्शन कैसे करना है? सबसे पहली बात अपन ने पढ़ लिया, अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जो सिस्मिक जोन्स है ना, वहां पर क्या करना है? बिल्डिंग कैसी बनानी है? ऐसी बनानी है कि जो ट्रिमोर्स की झटके को विथस्टैंड कर सके, गिरे नहीं। कैसी होनी चाहिए? लकड़ी की या
कैसी होनी चाहिए? मेड ऑफ टिम्बर, क्वेक सेफ। तो इन हाईली सेismic एरियाज द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज बेटर देन द हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो वहां पर जो छतें हैं ना, ऐसी आरसीसी की नहीं पड़ती है, किसकी लकड़ी की वगैरह लगाते हैं, लाइट लगाते हैं। जापान वगैरह में मकान ऐसे ही बनते हैं। इट इज बेटर इफ द कपबोर्ड्स एंड शेल्व्स आर फिक्स्ड ऑन द वॉल्स। ये अलमारी वगैरह होती है ना, उसको दीवार पे चिपका के ऐसे कुछ उसको फिक्स कर देना चाहिए, तो दीवार पे ऐसे अलमारी गिर जाएगी, तो आप अगर नीचे बैठे हो तो आपके ऊपर गिर जाएगी। बी केयरफुल व्हेन यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर। कोई भी तस्वीर वगैरह लगाओ तो अच्छा लगाने का, यूं नहीं लूज नहीं लगाना, अगर अर्थक्वेक प्रोन एरिया है तो, है ना। एंड सम बिल्डिंग्स में कैच फायर, तो वहां पर अपने को फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी लगाना है। अच्छा साहब, अब आ जाओ, अगर आप घर के अंदर हो तो क्या करोगे, जरा नोट करो। जब कभी घर के अंदर हो और भूकंप आ जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? टेक शेल्टर अंडर टेबल एंड स्टे देयर टिल शेकिंग स्टॉप्स। एक टेबल के नीचे जाकर छुप जाने का। वैसे मुझे आपको याद आया, मैं आपको बताऊं, जब भुज में भूकंप आया था ना, तब एक बार तो भूकंप आ गया था, उसके बाद बार बार आने का चांस हो रहा था, तो लोगों को हमेशा डर हो गया कि अब क्या करेंगे। तो सभी एक न्यूज़पेपर वगैरह में सब में अनाउंसमेंट किया कि आपके पास जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मोबाइल है, कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है, घर की चाबियां है, कोई पैसा वगैरह है, कोई पानी की छोटी बोतल वगैरह है, ऐसे सभी सामान एक थैले में भर के अपने पास रखो। तो अगर मान लिया अपन को मकान से बाहर निकल के एकदम रोड पे जाना है, और तो अपन फटाक से अपना थैला उठाएं और भाग जाएं, क्योंकि बिल्डिंग पूरी गिर जाएगी, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा मेरा सामान कहाँ गया, मेरे रुपए कहाँ रखे हैं, मेरा मोबाइल कहाँ चला गया, मेरी कोई भी चाबी वगैरह कहाँ है गाड़ी की वगैरह, तो सब अंदर रह जाएगी। तो ये भी एक तरीका होता है जब भूकंप बहुत आने का संभावना होता है। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स। कभी भी बड़ी लंबी इमारत है, लंबा पोल, किसी पेड़ के पास आपने को नहीं रहना, खुले में रहना है जहां पर कुछ भी नहीं हो, है ना। एंड इफ यू आर ऑन इन द बेड, अगर आप बिस्तर पे सो रहे हो तो सबसे पहले फटाक से कुछ तकिया उठा के, पिलो उठा के अपने मुंह पे रखो, ताकि अपना मुंह बच जाए, है ना। एकदम कोई भी चीज आंख पे एकदम कुछ गिर जाए, कोई भी घड़ी वगैरह गिर जाए। और अगर आप आउटडोर में बाहर है तो फाइंड ए क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स ड्रॉप टू द ग्राउंड। अगर आप बाहर है तो फटाक से खुले एरिया में आप चले जाओ जहां बिल्डिंग नहीं हो। और अगर आप एक कार या बस में हो तो बाहर नहीं निकलना है, फटाक से अपने ड्राइवर को बोलना है कि मुझे किसी खुले स्थान पर ले जा जहां पर आसपास में कोई बिल्डिंग नहीं हो। तो ये इस प्रकार से अपने को भूकंप का ध्यान रखना है। तो अपन ने आज ये पूरा का पूरा चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ लिया। नेक्स्ट सेशन में अपन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हुए और सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर करोगे ना तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 15, इसको मैंने आपको बहुत अच्छा समझा दिया। लाइटनिंग समझ गए आप, अर्थक्वेक समझ गए, रिक्टर स्केल समझ गए, सिस्मिक वेव, सिस्मोलॉजी सारा ध्यान में आ गया। पूरी दुनिया की प्लेट्स के बारे में आपको बता दिया। इंडिया में कौन सा जो जोन है वो बताया। और रिक्टर स्केल पे उसको कितना वाला डेंजरस होता है, कितना डेंजरस नहीं होता, ये भी अपन ने पढ़ लिया। और सबसे हाईएस्ट जो है भूकंप कब आया वो भी अपन ने पढ़ लिया। सुनामी आने का भी बहुत बड़ा कारण अर्थक्वेक है, ये भी अपन ने पढ़ लिया। और अर्थक्वेक का अपन पता नहीं लगा सकते हैं कि ये भूकंप 2 दिन बाद आने वाला है या कल आने वाला है ना, ऐसा अपन पता नहीं लगा सकते। वैसे मैं आपको हल्की सी जानकारी दे दूं कि जो ये हाथी है या कुछ ऐसे कुछ जानवर हैं, उनको हल्का सा वाइब्रेशंस का फील हो जाता है। तो वो थोड़े से ऐसा, कभी पुराने ज़माने में जब ऐसे हाथी को बांधा और हाथी एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा तो लगेगा हाथी को क्या हो गया। तो हाथी क्या होता है, वो बहुत माइनर लेवल की लोअर फ्रिक्वेंसी की जो साउंड वेव होती है उसको भी सुन लेता है। उसके पास जो सुनने की ताकत है ना वो बहुत अच्छी है। तो उसकी वजह से वो घबराता है, चिल्लाता है। तो अपने को लगेगा क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है। तो इसका मतलब है कोई डिजास्टर आने वाला है, ऐसा उसको पहले पूर्वाभास,
पहले उसको हल्का सा पता चलता है, प्रिडिक्शन होता है। तो ये चैप्टर नंबर 15 का पार्ट 3, जिसमें हम नेक्स्ट में we will do all the exercises. So you study it again, make the notes, be prepared. Okay, we will meet again in the part number 3.